first of all, thank you so much for joining this wonderful webinar. And आज के दिन में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अपन ऐसी कौन सी टेक्टिक्स को यूज करें जिसके कारण अपन एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट को कर सकते हैं। देखिए, मैं आज आपको इस बात की तो श्योरिटी देता हूँ इस वेबिनार के अंदर, जो आप ये 1 घंटा इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, आपका टाइम मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैं खुद एक ट्रेडिंग करता हूँ। मैं खुद एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग में पोजिशन बनाता हूँ। तो मैं जो चीज को यूज करता हूँ, मैंने जिस स्टॉक में जिस स्ट्रेटेजी को यूज किया, क्या मैंने ऐसा चीज देखा था प्राइस एक्शन के साथ साथ में, वो सारी चीजें आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। और आज का बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन रहेगा आपके लिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो आज का अपन अपना वेबिनार वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अ परफेक्ट एंट्री और एग्जिट, फॉर दैट आपको सबसे पहले उसके लिए चाहिए परफेक्ट सेटअप। तो मैं एज अ ट्रेडर, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ट्रेडर की, उसकी ट्रेडिंग की ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि जब भी मैं ट्रेड करूं तो मेरे को ये चीज साथ में मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या उसमें एवरेजेस में क्या कुछ क्रॉसओवर्स आ रहे हैं, या फिर सेटअप में कुछ हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, या फिर आप एक और चीज समझो तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट से जनरली हमारा डिस्कशन होता है तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करता हूँ। मेरे लिए मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर मेरे को पॉजिटिव बताएगा, मतलब मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस 100% आ जाएगा कि ये मेरे लिए फेवर में चलेगा ही चलेगा। अगर मार्केट सेंटीमेंट वीक है, नेगेटिव है, साइडवेज है, तो ऐसे टाइम पे मैं फ्यूचर में पोजीशन नहीं बनाता हूँ। मेरा जनरली व्यू रहता है स्विंग ट्रेडिंग का, अगर मैं किसी में पोजीशन बनाऊं, देखो ये सब आप भी इस बात में एग्री करते होंगे कि हम कभी भी मार्केट के अंदर बॉटम और टॉप को नहीं पकड़ सकते, लेकिन कुछ ऐसी टेक्टिक्स को तो यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू अपन एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोलता कि अगर कोई स्टॉक है वो 100 रुपए पे अगर आया हुआ है और वहां से अगर वो रैली कर रहा है और ऑलमोस्ट 200 तक चला जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो मेरा एज अ ट्रेडर एक परसेप्शन माइंडसेट रहेगा कि एटलीस्ट मैं 120 में तो एंट्री कर जाऊं, 115 में तो एंट्री कर जाऊं। तो ऐसी क्या चीज होगी तो मैं उसमें एंट्री करूंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में चीज ये रखनी है कि सबसे पहले किसी का भी चार्ट को ओपन करिए। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता आपको समझाने के हिसाब से। आपके यहाँ पे चार्ट ओपन है, सबसे पहले एक बार प्राइस एक्शन में अपने चार्ट में ये देख लीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, क्या ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है, क्या हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। जिस दिन आपका इसमें जवाब हो यस, इसका मतलब आप समझना कि आपने इसमें 75 या 80% काम कर लिया है। उसके बाद की बात आती है कि मैं स्टॉक कौन सा सेलेक्ट करूं, सेक्टर कौन सा सेलेक्ट करूं। देखो, मैं आज आपको एग्जांपल भी बताऊंगा और वो स्टॉक बताऊंगा जिसमें मैंने एंट्री बनाई थी या मेरे क्लाइंट्सों ने हमने एंट्री बनाई थी। कुछ स्टॉक हमारे फार्मा के थे, कुछ एफएमसीजी के थे और कुछ मिड कैप 50 के थे। तो इस बेसिस पे हमने एंट्री बनाई थी। बाद में हमने थोड़ा ऑटो को भी एक्यूमुलेट किया और हमने हमारी बाइंग, मेरे को आज इस बात का थोड़ा सा, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि इतने सही लेवल पे हमने उनको पकड़ा कि हमारा स्टॉप लॉस कम था, रिवॉर्ड बहुत था। कई तो ऐसे स्टॉक हो गए जो ऑलमोस्ट डबल अप हो गए। तो क्या सेटअप था, तो मैंने आज आपको एक फॉर्मेशन बता दिया कि मेरे को हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चाहिए। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपको ये वाला फॉर्मेशन दिख जाए, आप समझ जाना कि मेरा 60 to 75% काम हो चुका है। सेकेंड चीज अपन जो हेल्प ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में या फिर परफेक्ट बाइंग में एंट्री के अंदर, वो होता है मेरा एवरेजेस। एवरेजेस मैं इसमें काउंट करता हूँ, 200 को ले लेता हूँ और साथ में उसके मैं एड ऑन कर देता हूँ 50 को। ये दो चीज मैंने ले ली, करेक्ट। मतलब मैं प्राइस एक्शन को भी, मार्केट का स्ट्रक्चर को भी मैं देख रहा हूँ, मैं एवरेजेस को भी देख रहा हूँ। अब मेरा काम लगभग हो चुका है। मेरे को जो चीज, जो कंडीशन, ये दो कंडीशन मेरी फुलफिल करेगा, उसके साथ में मैं उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाऊंगा। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मेरे पास एक सेक्टर है, 12 स्टॉक है। आप टिक क्वेरी यूज करते हो, आप जितने टाइप के स्कैनर्स यूज करते हो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारे स्टॉक्स में पोजीशन बनाऊं? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके अंदर से मैं अगर कुछ ऐसे स्टॉक निकाल पाऊं जो डेफिनेटली मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड दे, कोई मल्टी बैगर उसमें साबित हो, वो कैसे हो सकता है? वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हो सकता है। तो अपन ने आज दो चीज देखी कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है और एवरेजेस क्या बोल रहा है। इसके साथ में अपन को जोन क्रिएट कर देंगे मार्केट में। वो मैं आपको अपनी स्क्रीन अब शो करता हूँ और वो सारी चीजें बताता हूँ जो मैंने अपने प्राइस में देखी। मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी निकाल लेता हूँ। आपको सबसे इसमें एक और चीज मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये मेरा प्राइस है, मैंने आपको इसमें चीज बताया। तो आपके इंडेक्स पे भी मेरे को यहाँ पे दो चार्ट दिख रहे होंगे आपको मेरी स्क्रीन पे।
एक चार्ट है वो मेरे को सेक्टरल व्यू बता रहा है और एक है वो स्टॉक व्यू। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, ना सिर्फ ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, मेरा इसमें बहुत ही अच्छा रेशियो सक्सेस रेट, मतलब कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो मेरे ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, अदरवाइज मेरा बहुत अच्छा रेशियो, मैं इसी स्किल पे ऑलमोस्ट मोर देन 3 ईयर से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी के थ्रू आपको इसके अंदर काम करना है। पहली बात, अगर आपको, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं हमेशा एक चीज लाइन बोलता हूँ, मेरा ये थंब रूल आप समझ लो, अगर मेरा सेक्टर पॉजिटिव है, मेरा पहला चीज क्या बोला, सेक्टर पॉजिटिव है, उसका मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो मैं कोशिश करूंगा उन स्टॉक को टारगेट करूं जिनका मेरे मार्केट कॉपी टू कॉपी, मेरा मार्केट जो स्ट्रक्चर है, मेरा सेक्टरल स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करें। मतलब ये अगर सेक्टर पॉजिटिव जा रहा है तो कोशिश करो उन स्टॉक को निकालो जो ऊपर जा रहे हैं, करेक्ट। अब मेरे पास सेक्टर में 10 स्टॉक है, 12 स्टॉक है, हर किसी में तो पोजीशन नहीं बना सकता, डेफिनेटली नहीं बना सकते, बट अपन इसमें कुछ तो चीजें देख सकते हो जो अपन को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको सबसे पहला उन स्टॉक से अपन डिस्कशन शुरू करेंगे जिसके अंदर मैंने पोजीशन बनाया और जो मैं स्क्रीन यूज करता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा निफ्टी मिड कैप 50 का स्टॉक, सेक्टर का चार्ट है। आपको करना क्या है, आपको करना ये, आपके मेरे चार्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम इन कर देता हूं, तो इस पे आपको एक चीज जो समझ में आ रही है, यहाँ पे एक प्राइस है, सिंपल सा प्राइस है। देखो अपने चार्ट के अंदर इतने ज्यादा अपन को इंडिकेटर नहीं डालने चाहिए, जितना क्लियर आपका चार्ट होगा उतना आपको उसका क्लियर व्यू दिखेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। मैं फर्स्ट जो एग्जांपल लूंगा फार्मा में, क्योंकि मैंने फार्मा में पोजीशन बनाई थी, तो मैं आपका उसको पहला ओवरव्यू देना चाहूंगा फार्मा का, ठीक है। और फार्मा को हमने कब पिक किया था, मैं आपको बताता हूँ। फार्मा को हमने पिक ऑलमोस्ट उस लेवल पे किया था जब से उसके अंदर रिवर्सल के चांसेस थे। ये मेरे आपके चार्ट में मैंने अपने एक लेवल आपको मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने जब फार्मा के अंदर ये कंसोलिडेशन चल रहा था, जब मार्केट फेज में थोड़ा साइडवेज हो रहा था, नीचे आ रहा था, तो मैंने उस टाइम फार्मा के अंदर पोजीशन बनाया था। मैंने कुछ स्टॉक भी सजेस्ट किए थे अपने क्लाइंट के साथ में, हमने पोजीशन बनाया था, उसमें कुछ सिप्ला थे, डॉक्टर रेड्डीज थे, ग्लेनमार्क, लुपिन, ग्लेक्सो एंड उसमें पोजीशन बनाया था। अब देखो सबसे पहली बात आप मुझसे पूछोगे सर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप सबसे पहले इस चार्ट पे देखो, ये ग्लेनमार्क, ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है, इस सेक्टर का चार्ट है। इस सेक्टर का मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे। वीकली चार्ट मेरे को क्या बोल रहा है, अब दो मूविंग एवरेजेस है। पहली कंडीशन क्या करनी है एक ट्रेडर को और स्विंग ट्रेडर को, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, जिस दिन आपने इस कंडीशन के साथ काम करने लग गए ना, आपको इतना बेनिफिट होगा आप खुद नहीं समझ सकते। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट इसके फॉर्मेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था 27 मार्च 2020 से प्राइस निफ्टी फार्मा का बढ़ना शुरू हुआ था, कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा था। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको और सिंपल चीज बताता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, मतलब निफ्टी फार्मा अगर मेरे को ये चार्ट में अपने ड्रॉ या पेंट में ड्रॉ कर देता हूँ, अब मैंने सेक्टरल व्यू बता दिया कि ये पॉजिटिव है, अब मेरे को उन्हीं फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिनका इसके जैसा ही कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो। देखो फिर से मेरी बात सुनना, अगर ऐसा स्ट्रक्चर किसी सेक्टर के चार्ट में बन रहा है और आप ऐसी स्टॉक को पकड़ोगे जो साइडवेज है, तो आपका पैसा नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। एग्जांपल आईटीसी का आपने देखा होगा, काफी टाइम पहले बहुत साइडवेज हो चुका था, सेक्टर भाग रहा था बट स्टॉक था वो स्टेबल हो गया था, ठीक है ना। अब मैंने जो स्टॉक में पोजीशन बनाया और चार्ट स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ, यहां तक निफ्टी फार्मा ने हाई मारा, करेक्ट। और ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये जो ग्रीन लाइन आपको मेरी चार्ट में दिख रही है 200 डे मूविंग एवरेजेस, 200 दिन का मूविंग एवरेज है, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, 200 दिन का मूविंग एवरेज है मेरा। और मेरे लिए सबसे प्री कंडीशन मेरी ये कि इसके ऊपर मेरा प्राइस होना चाहिए, सबसे पहली बात, बाकी बातें सब साइड में। सबसे पहला मेरा जो चार्ट है, मेरा जो सेक्टरल चार्ट है, वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो उसको क्रॉस ओवर होना चाहिए। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि 50 डे का तो क्रॉस ओवर तो यहाँ पर ही हो गया था, पहले ही हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, अपन ने यहाँ पर साइड कोई बाय नहीं की। लेकिन अभी जो मैं करंट सिचुएशन देखूं तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज था और यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज था। देखो मैं हमेशा चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ऑब्जर्व वाला ट्रेडर हूँ। मैं एक चीज देखता हूँ कि कभी भी कोई भाव 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास आता है या 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास आता है, तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, 50 दिन का मूविंग एवरेजेस के पास कभी भी एक भाव आएगा तो उसके अंदर कुछ तो कुछ एक्यूमुलेशन होगा। जैसे भाव मेरा इस लेवल पे खड़ा हुआ है,
तो यहाँ से अगर 20-30 पॉइंट डाउन है तो यहाँ पर कुछ तो एक्यूमुलेशन होने के चांसेस है, और 200 दिन के पास भी अगर प्राइस आएगा तो वहां भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वहां एक्यूमुलेट हो। तीसरी कंडीशन, अगर मेरा 50 और 200 दिन का एवरेज पास में है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा 50 डे का मूविंग एवरेज ये रहा और मेरा 200 डे का मूविंग एवरेज ये रहा, अगर ये पास में आ रहे हो लगभग और इनमें डिफरेंस बहुत कम है, तब समझ जाना कि एक सेक्टर जो यहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे उसकी 10 आउट ऑफ 8 हो जाती है, कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो फॉल होना था, जो गिरना था वो गिर चुका है, जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब यहाँ पर जो एफडीआई है, जो मेरा फॉरेन इन्वेस्टर है या फिर प्रो ट्रेडर है या जो बैंक से हेज फंड्स है, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसको एक्यूमुलेट करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। अब आपके सामने मेरे पास जो ग्रीन लाइन में है वो मेरा 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज है मेरा व्हाइट लाइन। उसके साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज दिख रही होगी, कुछ लाइंस दिख रही होंगी। वो लाइंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कुछ मैंने जोन्स मार्क किए हुए, इसको अपन बोलते हैं ऐसे जोन, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो मैं बाय करूंगा, या फिर इस लेवल के आसपास अगर प्राइस जाता है तो मैं यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। सेलिंग का तो अपना अभी व्यू बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो, मेरे लिए यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई थी आपको, और मैंने कौन से स्टॉक बताया था आज वो भी मैं आपको उसके प्राइस के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है आपके सामने। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक चीज मार्क करना चाहूँ अपने एज ए ट्रेडर में, अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली, तो चीजों को मार्क करना सीखिए। अपने चार्ट में कम रखिए इंडिकेटर्स और उसमें मार्किंग कीजिए कि ये जोन है, यहाँ पर भाव ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है। क्लियर। अब मैं इस चार्ट को देख के एक चीज तो आपको ये बता सकता हूँ कि जब जब आप खुद बोलेंगे कि निफ्टी फार्मा इस लेवल पे आया तब तक बाइंग आई है। कैसे आया? ये भाव था 30 अक्टूबर 2020 में, जब पहली बार यहाँ पर आया था तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। सेकंड सपोर्ट लिया था 19 मार्च 2021 में। तीसरा सपोर्ट था वो 17 जून को था, और जो चौथा सपोर्ट था वो 10 मार्च को था। मतलब एक भाव, एक जोन किसी भी एरिया में दो या दो से ज्यादा बार, मतलब मैं मैक्सिमम मिनिमम 3 मान के चलता हूँ, 3 बार अगर किस रेस्पेक्ट को, उस एरिया को रेस्पेक्ट देता है, तो मेरे लिए वो मेरा एक एक्यूमुलेशन जोन होगा। मेरे लिए इसको मैं एक्यूमुलेशन जोन बोलता हूँ, एक्यूमुलेट करने का जोन आ चुका है। उसी के साथ में अगर एक स्विंग का ब्रेकआउट हो जाता है तो मेरे लिए वो परफेक्ट बाइंग होता है, मैं आंख बंद करके उसमें बाय कर लेता हूँ। इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात ये कि इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत ही रिस्क मिनिमम रहता है। स्टॉप लॉस कितना बोला मैंने? मिनिमम। और जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो मैक्सिमम रहता है। इसमें एमएम का जो रेशियो चलता है, अब आप बोलोगे डबल भी हो सकता है, 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन टारगेट होगा आपको 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स और मोर देन इवन दैट यू कैन गेट। करेक्ट। अब यहाँ पे फार्मा की बात की। अब फार्मा में मैंने क्या देखा यहाँ पर स्टॉक आया, मैंने अपना लेवल मार्क कर दिया 200 डे मूविंग एवरेज के पास में, और सेकंड चीज 50 डे मूविंग एवरेज जो 200 डे पास में। अपने यहाँ पे कंजेशन जोन का ब्रेकआउट का आया था, देखो इस लेवल पे इसने लेवल को मार्क किया। एक ये लाइन आपको दिख रही, ये लाइन दिख रही, ये लाइन दिख रही, ये लाइन दिख रही। जैसे इसने इस हाई को तोड़ा, ये कौन सी डे है? 2 जून 2023, 2 जून 2023 के दिन में इसने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया। देखो आप इस प्राइस स्ट्रक्चर को देखो, कितना अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब हमने यहाँ पे बाइंग किया था सिप्ला में, डॉक्टर रेड्डी और लुपिन के अंदर, तो मैंने एक चीज बोली थी कि इस ट्रेड के अंदर मेरी श्योरिटी मेरे को 99% लग गई। अब मैं इसी चीज को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे आया और लोअर हाई बना और तोड़ दिया। ये लेवल देखो आपको यहाँ पे एन बनता हुआ दिख रहेगा, पहला ये लो, सेकंड ऊपर गया, नीचे आया एंड देन ब्रेकआउट वीकली चार्ट, और मेरा एक कंजेशन जोन था उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, मैंने फार्मा में क्यों बाई बनाई, मैंने दूसरे सेक्टर में क्यों बाई नहीं बनाई? उसका रीजन था, सबसे पहली बात 200 डे के ऊपर है, 50 डे के ऊपर है, दूसरी बात दोनों पास में आए हुए, और तीसरी बात लोअर हाई बना हुआ है वीकली चार्ट में। तो जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था, मैंने आपको एक चीज बताई कि मैंने सिप्ला के अंदर पोजीशन बनाया था। उसका ऑलमोस्ट जो प्राइस है, मुझे ऑलमोस्ट ये पता है कि 980 900 1000 के आसपास उसका प्राइस था। तो फ्यूचर में भी हमने एक्यूमुलेट किया था और स्टॉक वाइज में भी हमने थोड़ा पोजीशन डाला था। तो मैं आपको यहाँ पे सिप्ला का चार्ट बताता हूँ अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे अपन चार्ट निकाल देते हैं। फार्मा के आज सेक्टर पे थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो मैंने सिप्ला में ही क्यों बनाया पोजीशन, ये मेरा सिप्ला का चार्ट हो गया। आप देख लो कि कितना अच्छा इसने प्राइस एक्शन। आप एक चीज देखो, ये मेरा ऑलमोस्ट प्राइस
कौन सा भाव था, एक लोअर हाई लगा और यहाँ से रैली हो गई, मैंने इसको एक्यूमुलेट किया था। ये जो आपको ये भाव ने जैसे इसका जोन तोड़ा था, ये देखो, ये आपको एक लाइन दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे कि 200 डे के मूविंग एवरेज इसके ऊपर और 50 डे के मूविंग एवरेज कौन से लेवल पे, जस्ट कंजेशन जोन के पास में ही है। तो मैंने क्या किया, अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया। मेरे को अभी समझ में आ गया कि फार्मा ने वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, डेली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वीकली चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, डिमांड जोन के पास में है और कंजेशन जोन का ब्रेकआउट दिया। मैंने तुरंत उसका स्टॉक निकाल लिया सिप्ला। सिप्ला ने जैसे ही 1000 के ऊपर ऑलमोस्ट हमने 1120 1160 80 तक इसको एक्यूमुलेट किया और सिर्फ इस स्टॉक को हमने रख लिया। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा जो टारगेट था उसमें हमने 2 कैंडल, इसके अंदर जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो लास्ट 2 वीक की कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें एंटर हुए थे। और हमने ये जो बिग मूवमेंट था ऑलमोस्ट जुलाई तक हमने इसके अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको 150 160 पॉइंट मिल रहे थे सिप्ला के फ्यूचर के अंदर, तो ये हमारे लिए बहुत था। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते गए ना और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, डजंट मैटर। उसके बाद जो स्टॉक आता है वो आता है डॉक्टर रेड्डीज। देखो आपके सामने हूबहू कॉपी बन रही है। इसके अंदर आप एक देखोगे कि ये लो दिख रहा है आपको आपकी चार्ट पे, मैं एक लेवल मार्क करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपन क्या जितनी क्लैरिटी के साथ बात करेंगे उतना आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि डेफिनेटली ये सेटअप वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे ये जोन देखो, ये पहला मैंने ये एक बॉक्स बनाया, करेक्ट, ये पहला बॉक्स बनाया कौन सी तारीख की, 17 मार्च। 17 ही मार्च को अगर आप एक चीज देखोगे तो इस लेवल के आसपास डॉक्टर रेड्डीज ने भी एक अपना लोअर हाई बनाया, इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे ये वो जोन था, इस लेवल के आसपास डॉक्टर रेड्डीज ने भी यहाँ पर बाइंग बनाई। उसी के साथ में लोअर निफ्टी फार्मा में ब्रेकआउट कब हुआ, 26 मई 2023 के दिन में। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज पास में 200 डे के ऊपर है, अपने जैसे ही जोन का ब्रेकआउट किया डॉक्टर रेड्डीज ने, कौन सा जोन था, ये वाला 5000, जिससे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ मैंने बाइंग कर लिया यहाँ पे। तो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन, सेक्टर में भी लोअर हाई लगा, कंजेशन जोन का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में भी लोअर हाई लगा, कंजेशन जोन का ब्रेकआउट दिया। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है इस लेवल के आसपास हमने बाइंग की पोजीशन इसमें बना ली। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जब भी आप सिस्टमेटिक काम करोगे ना तो आपका इसमें पैसा बनने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा रहेंगे। देखो मार्केट में यू नेवर नो, क्या मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट यार सिस्टम के साथ तो चला जाए। डजंट मैटर बाद में वो मेरे अगेंस्ट में चला जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से मेरे को लॉस हो जाए, लेकिन मेरे को बाद में उस चीज का, आप बोलोगे ये नहीं होगा, बाद में महसूस नहीं होगा कि यार मैंने कुछ सेटअप के साथ काम नहीं किया, रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है ना। एक स्टॉक था उसके साथ में मैं डिस्कस करना चाहूंगा ग्लेक्सो का भी, ग्लेक्सो ग्लेनमार्क और लूपिंग, क्योंकि उसके अंदर भी हमने पोजीशन बनाया था। ग्लेक्सो का फॉर्मेशन देखो आप प्राइस रीडिंग में थोड़ा बिलीव करो, आपको बहुत मजा आएगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर रीड करने लग जाओगे तो आपको उसके अंदर डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ग्लेनमार्क का चार्ट आप देखो, मैंने क्या देखा ग्लेनमार्क के चार्ट में, ये मेरा इसके अंदर वीकली चार्ट बोल देता हूँ, वीकली चार्ट है, आप बाय द वे दोनों में वीकली चार्ट अपन ने ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। अब एक और चीज देखो, पहला लो लगा 17 मार्च 2023 में, किसमें लगा, निफ्टी फार्मा में। तो पेंट के आप क्या किया करो, आपको कभी कंफ्यूजन होता है फॉर्मेशन देखने में प्राइस में, तो देखो कि सेक्टर का चार्ट में पहला लो कब लगा। आप देखो यहाँ पर हूबहू वैसी कॉपी छाप दो आप, ये गया, ये ऊपर गया और यहाँ से लेके इसने ब्रेकआउट दिया, इस लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पहला सपोर्ट मतलब ये वाला लेवल कौन सा था, तो ये वाला लेवल था ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप देखना ये लेवल था ऑलमोस्ट 17 मार्च। अब ग्लेनमार्क में देखो 17 मार्च में ग्लेनमार्क का था, ग्लेनमार्क 17 मार्च में ऑलमोस्ट था इस लेवल के आसपास, करेक्ट। मतलब स्टॉक में भी लोअर हाई लगा, स्टॉक में क्या प्राइस बना है ये भी देखो, ये मेरा सेक्टर का चार्ट बता रहा है और स्टॉक का प्राइस क्या बता रहा है, यहाँ पे प्राइस ऊपर क्या है, ये नीचा है, ये ऊपर क्या, मतलब स्टॉक भी मेरा सेक्टर का चार्ट भी मेरे को हूबहू कॉपी लग रहा है इसमें। मतलब जो सेक्टर बोल रहा है वही स्टॉक बोल रहा है। अब ऐसे स्टॉक को आप कोरिलेट करना, अगर आप इसको गेन कर लेते हो सेक्टर के साथ साथ में, आप चार्ट देखो ग्लेनमार्क का, जैसे जैसे लोअर हाई सेक्टर में लगा वैसे वैसे स्टॉक के अंदर भी एक लोअर हाई लगा। मैंने कुछ वेट नहीं किया, मैंने 50 टू 100 को देखा और साथ में एक कंजेशन जोन मुझे इस लेवल के आसपास दिख रहा था। हमारी जो बाइंग लेवल थी ऑलमोस्ट जो ग्लेनमार्क के अंदर, वो हमने इस लेवल पे हमने कोशिश किया कि इस साइड पे अब अपन एक्यूमुलेट कर ही सकते। तो ऑलमोस्ट जैसे 450 के आसपास ये स्टॉक आया, हमने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दिया और यहाँ पर हमने फ्यूचर के अंदर भी किया और कैश में भी किया बाय द वे।
वो बात ठीक थी कि बाद में हम थोड़ा हाई आया इस लेवल के आसपास, हमने कैश में भी निकाल लिया और फ्यूचर में हम थोड़ा पहले एग्जिट हो गए थे। लेकिन आप सोचो अगर आपके पास फंड पड़ा है, आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, आप अच्छे जोन पे अगर बाइंग करने लग गए तो आप सोचो कि ऑलमोस्ट ये तो मोर देन मेरे को 90% मेरा इसने रेवेन्यू मेरे को दे दिया, ठीक है ना। तो अब मैंने वही चीज देखी, पहला लो इसके अंदर ये लगा, मेरे लिए चार्ट में मैंने मार्क किया पहला लो यहाँ पर ये लगा, ठीक है, ये मेरा लो यहाँ पर लगा, ठीक है, पहला लो मैंने इसमें मार किया, दूसरा लो मैंने इस साइड में मार किया। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया कि लो इसके अंदर भी लगा इस लेवल के आसपास, दोनों लो को मार्क कर दो आप, यहाँ पर ये लो मेरा यहाँ लगा, अब क्या लगा, लोअर हाई इस लेवल पे लगा, तो मैंने वापस अपने चार्ट में मार्क कर दिया ये लोअर हाई लगा। कंजेशन जोन का ब्रेकआउट 26 मई 2023 को आया, इसमें ब्रेकआउट पहले ही आ गया, इसमें मार्च को ही आ गया। आप देखो जब 26 मई आई थी तब तक तो ये स्टॉक रैली कर चुका था, तो मेरे लिए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, मैंने तो इसको यहीं पे एक्यूमुलेट कर लिया था। अगर मैं सेक्टरल चार्ट को देखूं तो सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट कब आया था, 2 मई के आसपास आया था, वो इस लेवल के आसपास था और वो ऑलरेडी रैली जनरेट कर चुका था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। एक और स्टॉक की बात करते हैं लुपिन, जिसके अंदर पोजीशन हमने बनाया था। लुपिन का चार्ट आप देखो, पहला लो यहाँ पर लगा था इसका 3 मार्च 2023, तो मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2023, दूसरा लो यहाँ पर इसने लोअर हाई बना के ब्रेकआउट दिया, मैंने जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। सिंपल सा चार्ट रखा है, कुछ नहीं सोचा है मैंने देखा कि सेक्टरल में अगर 50 और 200 डे के ऊपर है और प्राइस 200 दिन के ऊपर आ गया है और 50 और 200 दिन के बीच में गैप कम है, तो यहाँ पर एंट्री कर जाओ, आपकी श्योरिटी ऑफ द ट्रेड होगी ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑलमोस्ट इस लेवल के 824 हमारा बाइंग प्राइस था, तो इस लेवल के आसपास हमने एंट्री कर चुके थे हम इसके अंदर। तो ये हमने फार्मा के अंदर पोजीशन बनाया था। किन बातों का हमने ध्यान रखा, सिंपल सी बातों का ध्यान रखा हमने, 50 और 200 दिन के प्राइस ऊपर रहना चाहिए मेरे, कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन एक लोअर हाई लगना चाहिए प्राइस स्ट्रक्चर में, वेरी गुड। तीसरी कंडीशन कंजेशन जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये 3 गोल्डन कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो, ये चार्ट किसका मैं बता रहा हूँ, ये सेक्टर का चार्ट बता रहा हूँ, सेक्टर का चार्ट अगर ये फुलफिल कर लेता है तो आप समझ जाना, आप स्टॉक पकड़ लो उसी सेक्टर के और उन स्टॉक को निकालो जो ऐसा कैसा प्राइस एक्शन बना रहे हो, ऐसा कैसा लोअर हाई लग रहे हो या फिर हाई 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 लो का फॉर्मेशन। मैं आपको बैट करता हूँ आपकी लाइफ में आप कभी भी पैसा लूज नहीं करोगे, ठीक है ना। ये वेबिनार का जो मेन मोटिव था वो यही था कि मैं खुद पोजीशन बनाता हूँ तो मैं आपको बताऊं कि उस टाइम मेरी क्या साइकोलॉजी होती, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने इसके अंदर सोचा। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसके अंदर हमने पोजीशन बनाया था, बहुत सारे था, फार्मा में हमने बनाया था, फिर एफएमसीजी के अंदर भी उसके अंदर रन किया था और काफी अच्छा पैसा बना था अपना। तो मैं सबसे पहले सेक्टरल चार्ट देखता हूँ, उसके साथ में मैं कोशिश करता हूँ स्टॉक के चार्ट को कोरिलेट करने की। यहाँ पर मैं एक और इंडेक्स का डिस्कशन करना चाहूंगा, वो गया निफ्टी ऑटो का, जहाँ पे मैं निफ्टी ऑटो का भी चार्ट ले लूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे आप इस वेबिनार को ये भी समझना, या तो अपन स्टडी तो कर रहे इसके साथ साथ अब आने वाले टाइम पे मार्केट में क्या होने वाला है, मंडे को अपन को क्या करना है मैं वो भी डिस्कस करूंगा लेटर हाफ, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो पोजीशन बनाया था निफ्टी ऑटो के अंदर, आपने देखा होगा मैसिव रैली यहाँ पे जनरेट हुई थी, ऑलमोस्ट कितना प्राइस ने ब्रेकआउट दिए थे। तो हमने जो पोजीशन बनाया था टू व्हीलर के अंदर अशोक था, बजाज था और मारुति टाटा मोटर के अंदर बनाया था, टीवीएस में बनाया था लेकिन हमने निकाल दिया था। तो 3-4 स्टॉक के अंदर हमने बनाया था। प्राइस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, निफ्टी ऑटो का चार्ट आप देख लो, आपकी स्क्रीन पे लगा लो आप। सबसे पहली बात, ये मेरी फुल स्क्रीन हो गई निफ्टी ऑटो का चार्ट, आप खुद कर सकते हो। 200 दिन का 50 डे का मूविंग एवरेज डाला, कंजेशन जोन प्राइस में डाला, अब भाव को देखो कंटिन्यूसली बॉक्सेस, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये लेवल से, ये कंजेशन जोन है। एक बात ध्यान रखना, जब जब कंजेशन जोन, आपने एक थ्योरी सुनी होगी डार्बस बॉक्स थ्योरी, जब भी कंजेशन जोन ऊपर बनने लग जाए, मतलब प्राइस पहले एक भाव यहाँ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया रैली क्या, फिर एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया, तो इस तरीके का कंजेशन जोन अपन को इस तरह से हेल्प करता है, करेक्ट। तो मैं उसी चीज को आपको बता रहा हूँ, अपन ये 3 चीजों को लेकर चलेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने जो इस प्राइस पे फोकस किया था वो ऑलमोस्ट किया था 3 मई के आसपास, आपको मैं प्राइस दिखा था उसका, मई के आसपास हमने देखा था कि इस लेवल के आसपास इसके अंदर ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बना रहा है और यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है। हमने क्या किया, जब यहाँ पे प्राइस था और लास्ट निफ्टी ऑटो का जो रन आया है ये वाला, हम वैसे कैलकुलेट इसको यहीं से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा क्लियर व्यू नहीं दिख रहा था। आप देखो प्रीवियस हाई भी यहाँ पर था और यहाँ पर क्या ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, तो हमने था
कि प्राइस स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन मेरे को इसका अगर कोई ब्रेकआउट देता तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता। तो मैंने क्या किया कि जिस दिन ये इस लेवल के आसपास आ रहा था और ऐसा के ऐसा स्ट्रक्चर मैंने अपने पेंट में बना दिया। देखो स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ईजी, आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है पेंट खोल लीजिए और यहाँ पे गया स्ट्रक्चर को मैंने देखा साइडवेज हो रहा है। अब मार्क कर लीजिए ये लेवल जिस दिन ब्रेकआउट होगा वीकली चार्ट पे 50 दिन का और 200 दिन का ऊपर और कंजेशन जोन का ब्रेकआउट होगा, उस दिन मैं बाइंग करूंगा। और कौन से स्टॉक में बाय करूंगा, जो मुझे ऐसा ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है कोई स्टॉक। स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अशोक लेलैंड का चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे। अशोक लेलैंड के चार्ट में आपको एक चीज समझा देता हूँ। अशोक लेलैंड का ही क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ पोजीशन भी बनाया था और उस टाइम पे भाव ने बहुत अच्छा हमको रिवॉर्ड भी दिया था। यहाँ पर कंजेशन जोन आप देखो सारी कंडीशन फुलफिल है, 200 दिन के ऊपर है, 50 दिन के ऊपर है, कंजेशन जोन का ब्रेकआउट इसी दिन आ गया था। तो इस लेवल पे हालांकि हमने यहाँ पे कैश में पोजीशन बनाया था, क्योंकि फ्यूचर में इसलिए नहीं बनाया था, एक्चुअली ये स्लो मूवर है काइंड ऑफ स्टॉक है, तो हमने यहाँ पे कैश में एक्यूमुलेट किया था। तो ऑलमोस्ट 150 से हम इसको एक्यूमुलेट कर रहे थे, 155 तक हमने इसको एक्यूमुलेट किया, 161 168 पे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता गया हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते, तो वीकली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते, जब तक क्लोजिंग बेसिस पे हर एक प्रीवियस डे की वीकली लो जो नहीं टूटता है प्रीवियस वीक का लो, तब तक हम इसमें बने रहेंगे। ये हमारा व्यू। और अभी भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, इसके अंदर हमारी क्लाइंट्स की और हमारी पोजीशन अभी भी है, ठीक है ना। स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है। दूसरा स्टॉक था अपना जो हमने बनाया था वो बजाज ऑटो था। वही सेम थ्योरी हमने लगाई, प्राइस को देखा हमने, सिंपल सा चार्ट आप देखो कि स्ट्रक्चर जो मेरे जो निफ्टी ऑटो का चार्ट था उसने मेरा ब्रेकआउट इसी लेवल के आसपास दिया था अप्रैल में, और मेरा आप यहाँ पर बजाज ऑटो का चार्ट देख लो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आया हुआ था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा था, लेकिन क्या हो रहा था इसके हाइस थे वो कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहे थे। मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आया, मेरे को ट्रेडर बोलता है सर स्टॉक जब लाइव मार्केट में जब वेबिनार अटेंड करते तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में देखते तब कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तब वो चीज को कैसे ट्रस्ट किया जाए, देखो एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वीकली चार्ट या डेली चार्ट ओपन करके रख लो अपनी स्क्रीन पे। मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल आज भी बताऊंगा और जो प्रीवियस डे हमने शॉर्ट किया उसका रीजन भी बताऊंगा। प्राइस स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ पर ये प्राइस मेरा ऊपर बढ़ रहा है, इसके अंदर अगर लो लगा, देखो पहला लो अगर मेरा ये 100 रुपए का प्राइस है, अगर ये यहाँ पे जा रहा है 200 रुपए, फिर 180 रुपए पे आ रहा है, फिर मार रहा है 300 रुपए, फिर वापस आ रहा है 150 रुपए, तो आप स्टॉक को देख लो। ये मेरा प्राइस बता रहा है, सेक्टरल मूव बता रहा है मेरे को, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, स्टॉक का मूव निकालना है मेरे को, स्टॉक के चार्ट निकालना। जैसा कि जैसा एक थ्योरी होती है आपने सुना होगा काफी, जैसा कि जैसा मेरा सेक्टर बोल रहा है, जिसको आपने कभी कभी सुना होगा जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब अगर मेरा बाप ऐसे बढ़ रहा है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में बढ़ रहा है, तो मैं उसी बेटे को सेलेक्ट करूंगा जिसका फॉर्मेशन ऐसा बन रहा होगा, करेक्ट। या फिर जो फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब जिसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा, या फिर कोई ट्राइंगल बना रहा होगा, तो मैं उसके अंदर पोजीशन ब्रेकआउट की वेट करूंगा, ठीक है ना। आपको इस थ्योरी के साथ अगर आपने पकड़ना शुरू कर लिया और वीकली में ब्रेकआउट हो गया, तो आप समझ जाना कि आप बहुत सक्सेस हो जाओगे उस टाइम पे। और आपको मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ ये थ्योरी काम करती है। मेरे काफी हमारे सॉफ्टवेयर में म्यूचुअल फंड के क्लाइंट है, बहुत सारे एनालिस्ट है जो आप जिनको टीवी पे आप देखते होंगे, उनके इवेंट होते हैं, हम टच में रहते, हमारा बात होता है। एक चीज जो मैंने कॉमन देखी उनके ट्रेड सक्सेस होने की, या फिर आप एक हेज फंड क्या मेंटेलिटी से सोचता है, ठीक है ना। उन्होंने एक हमेशा एक चीज, मैं एक्चुअली बहुत एक्सप्लोर करता हूँ चीजों को यूट्यूब पे, अगर आप सर्फिंग करोगे, उन्होंने एक बात बोली कि अगर आपको इंडेक्स में इंडेक्स के अलावा अगर सेक्टरल व्यू आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सेक्टर के चार्ट को कोरिलेट करना चालू कर दो स्टॉक के साथ में। जिस दिन एक ट्रेडर इसको करने शुरू लग गया और उसने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन आपको मार्केट में कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये मेरी श्योरिटी है आपको। अब यहाँ पर मैंने इस चीज का आपको चीजें बताई, उसके साथ साथ में थोड़ा एक भारत फोर्स भी था, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते। उसके अंदर भी हमने कुछ पोजीशन बनाया था। देखो मैं पोजीशन बनाने के जो आपको ये व्यू बता रहा हूँ कि मैंने बताया था, ये मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ये आपको एक बताने के व्यू में आपको मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ कि आप भी ऐसी चीज बना सकते हो। मैंने क्या चीज देखा, मैंने सिर्फ टेक्निकल देखा, टेक्निकल में एवरेजेस को पकड़ लिया और सेक्टर का व्यू के साथ में स्टॉक को चार्ट को कोरिलेट करना शुरू कर दिया, दैट्स इनफ फॉर मी। इस चीज को मैंने देखा, मैंने सिंपल सा यहाँ पे बाइंग की एंट्री बना ली और आपके सामने रेस्ट इज द हिस्ट्री मैन। आप देख लो आपके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक बढ़ा। इस चीज को आप करना शुरू कर दो, आपके बाकी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे।
और आपको करना कुछ नहीं है। इसके साथ साथ मैं अभी कोशिश भी कर रहा हूँ कि एक क्वेरी बनाई जाए जिसके अंदर आपको और मेहनत नहीं करनी पड़े। वैसा मेरा ऐसा मानना है कि एक ट्रेडर को मिनिमम टू मिनिमम दिन में 10-15 चार्ट देखिए, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, लोअर हाई का बन रहा है कि क्या कर रहा है, उस चीज का आप देखिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ थोड़ा ये भी चीजों का ध्यान रखिए कि मनी मैनेजमेंट ध्यान रखिए। मेरे पास जैसे हम फंड को एक्यूमुलेट कर रहे 30-35 लाख का फंड को हम ऑलमोस्ट डालते हैं, हम फ्यूचर ट्रेडिंग हो चाहे स्टॉक में करते हैं, तो कोई डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मैं एक सेक्टर को पकड़ के नहीं चलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे को फार्मा पॉजिटिव दिख रहा है, ऑटो दिख रहा है, एफएमसीजी दिख रहा है, और उसके अंदर मैंने 2 स्टॉक निकाले फार्मा में, 2 निकाले ऑटो में और 2 निकाले एफएमसीजी में, अब कोशिश करता हूँ कि मैं जो अच्छा ब्रेकआउट देता है उसमें अच्छा अमाउंट डालू फ्यूचर के अंदर, और जो लगता है स्लो मूवर है लेकिन ब्रेकआउट है उसके अंदर कैश में पोजीशन बना दे। जब ऐसे करते तो आपको मैं श्योरिटी के साथ देता हूँ पैसा बनने की चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। और बिंग अ ट्रेडर एक और चीज का आप ध्यान रखो साथ में, यहाँ पर तो अपना ये चलो डिस्कशन हो चुका है, साथ में उसके साथ में आपको एक और चीज व्यू बता देता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कि इसमें सर हमको डाउट क्लियर नहीं है, इसके अंदर पोजीशन क्यों नहीं बनाया पाए, तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के उस पर थोड़ा जाता, ठीक है ना, या फिर अपन कोशिश करते हैं कि लास्ट में अपन इस पर डिस्कशन करें, ठीक है ना। अब का क्या कर रहा हूं, चलो जो हो चुका है वो तो अपन ने डिस्कशन हो गया कि चलो पहले पोजीशन बनाया। अब क्या करना है मेरे को, देखो मैं आज आपको वो भी चीजें बता रहा हूँ। बाय द वे आपको मैं जो यहाँ पे रिकमेंडेशन अगर आपको दे रहा हूँ तो एक चीज समझ जाना, आपको अपने खुद का भी एनालिसिस करना है। मैं नहीं बोल रहा आप मैं बाइंग की पोजीशन बताऊं, मैं तो मेरा सिर्फ व्यू बता रहा हूँ, स्पाइडर सॉफ्टवेयर अपना, और मैं पर्सनल लेवल पे अपना व्यू बता रहा हूँ। मेरी पोजीशन हो सकती है, मेरी क्लाइंट की भी हो सकती है, और मैं टेक्निकल बेसिस पे काम करता हूँ। आपको यही चीजें फोकस में रखनी, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको एक सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, निफ्टी मेटल के बारे में। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है, मैं उसके चार्ट्स को मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। निफ्टी मेटल अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, अगर एक करेक्शन आती है, मैं यहाँ पे निफ्टी मेटल का चार्ट ओपन कर देता हूँ आपके सामने। कभी कभी क्या आप लोगों ने एक एनालिसिस बोला जाता है जिसको बोलते हैं ऑलमोस्ट, कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, अपन देखते भी है लेकिन जनरली करते नहीं। मंथली चार्ट क्या बोल रहा है, मंथली कैंडल क्या बोल रही, फिर वीकली क्या बोल रही, डेली क्या बोल रही, फिर उसके बाद आवरली पे आते 4 आवर पे, फिर बाद में अपना 30 मिनट में यार अपन एंट्री करते उसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक जोन मार्क किया हुआ मैं आपके सामने, और आज का वेबिनार आप 26 अगस्त है आज के दिन में, आप इस वेबिनार को भी याद रखोगे कि जो अपन ने जो डिस्कशन किया था वो उसका कितना बेनिफिट निकला। यहाँ निफ्टी मेटल आपके सामने चार्ट में दिख रहा है। मैं निफ्टी मेटल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप कुछ दिनों में हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाए, ये मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इस लेवल को मार्क कर दीजिए। 2 बार प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, करेक्ट। यहाँ पर भाव ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया और तीसरी बार भाव आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन आ रहा है। ये मेरी वीकली कैंडल है, आप ध्यान रखना। मैं यहाँ पे इसका मंथली चार्ट ओपन कर देता हूँ, ये मेरा मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट भी अगर आपको दिख रहा होगा अगस्त में, जो जब भी आप एक चीज नोटिस करो, एक चीज हमेशा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वीकली और मंथली चार्ट की कैंडल को देखो। आपने सब चीजें पढ़ रखी है, हैमर बन गई, इसको इवनिंग स्टार बोलते या फिर इसको मोरू बोजू बोलते, ठीक है ना, ये हो गई मेरी पिन बार कैंडल। लेकिन कैंडल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कौन सी जगह पर वो चीज यूज हो रही है ना, उस चीज का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर मेरी डिमांड जोन के अंदर मेरी अगर कोई हैमर बन रही है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वो मेरे को बीच में कोई हैमर बन के दे, करेक्ट। तो हर एक चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं मेटल सेक्टर की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी अगस्त एंड होने में कितना टाइम बाकी है, तो ऑलमोस्ट 1 वीक बाकी है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 31 अगस्त, मतलब मेरे पास ट्रेडिंग सेशन 28, 29, 30 और 31, ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन है। अगर 4 ट्रेडिंग सेशन में आप एक चीज देखो कि जब जब मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है, यहाँ पे कोई 3 बार कैंडल बन रही है, करेक्ट। प्राइस स्ट्रक्चर सारा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ मेरा जो व्यू होगा वो थोड़ा पोजिशनल होगा, और यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो कि जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी रेड बनती है और छोटी हो जाती है। कभी भी सप्लाई जोन के पास रेड कैंडल बनती है और छोटी हो जाती है, मतलब समझ जाओ कि जो भी बाइंग बन रही थी वो सब एग्जॉस्ट हो गई, और तुरंत आपको उसके फॉलो थ्रू में एक बिग रेड कैंडल बनेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली प्राइस स्ट्रक्चर में जब भी इस लेवल के आसपास आता है और कंजेशन जोन के टॉप पे चल रहा है, एक और चीज आप यहाँ पर देखो, तो इसके आसपास यहाँ पर सेलिंग का भी थोड़ा व्यू बन रहा है। अगर मेरे को ये निफ्टी मेटल का चार्ट
2 या 3 दिन या 4 दिन इसकी क्लोजिंग इस लेवल पे ही हो जाती है, 6500 के आसपास, 64 69 के आसपास, इस लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दे देता है। विच मीन्स आप समझ जाना, इसका अगर लो टूटेगा तो निफ्टी मेटल में मैं शॉर्ट कर लूंगा फॉर श्योर, 100% में इसके अंदर फ्यूचर में भी शॉर्ट कर सकता हूँ इसके अंदर, या फिर पुट ऑप्शन में भी पोजीशन बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ। ये अडानी एंटरप्राइज का चार्ट हो गया। देखो बेसिकली ये तो एक स्टॉक है, ये थोड़ा न्यूज बेस्ड है तो अपन इसको इग्नोर करेंगे। वैसे इसमें भी अपन टेक्निकल पे काम करें तो कुछ तो व्यू निकल सकता है, तो मैं इस स्टॉक को इग्नोर कर रहा हूँ। अडानी एंटरप्राइज के बाद जो अपला अपोलो आ रहा है अपने पास, एपी ला अपोलो, लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। देखो आप मेरा व्यू समझो, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टिंग की। क्यों शॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ, दो चीज समझो आप। मेरे को लगा अगर मेरा निफ्टी, अगर मेरा मार्केट डाउन हुआ तो मैं यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ, मेरा मेटल भी डाउन होगा। अब मैं किसको पकड़ रहा हूँ, उन स्टॉक को पकड़ूंगा जो डाउन हो गए। जब ये 3 चिन्ह कंफर्मेशन आपने कर लिया ना, तो उस टाइम आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मंथली पुट बाय कर लेंगे आप। इस स्ट्रक्चर को मैं सेल नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन हाई और कंटिन्यूसली मंथली ग्रीन कैंडल है, तो इसको अपन इग्नोर करेंगे। हिंडाल्को का चार्ट आप देखो, मंथली कैंडल यहाँ पर ये बन रही है, ऑलमोस्ट 3 बार कैंडल बनी हुई है। अगर 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये कैंडल इसको नहीं ब्रेक करती या फिर यहीं पे क्लोज हो जाती है, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ इसका लो जब भी टूटेगा इंट्राडे बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करके जाऊंगा। ठीक है ना, खुद स्टॉप लॉस लगा के जाऊंगा। देखो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पोजीशन क्या बनाऊंगा। हिंडाल्को की बात कर रहा हूँ, एक लोअर हाई बना है, देखो पहला बॉक्स यहाँ बना है, दूसरा बॉक्स नीचे बना है, मतलब एक लोअर हाई बना है इसके अंदर। तो मेरे को लोअर हाई भी दिख रहा है और मैं टारगेट मेटल को कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि चाइना का भी इसमें बहुत इन्फ्लुएंस है। आपने फंडामेंटली अभी सुना होगा, चाइना में थोड़ा रिसेशन की बात चल रही है। पर आपको एक बात ध्यान रखना कि चाइना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो जो निफ्टी मेटल के जो स्टॉक होते हैं उस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। और टॉप के आसपास भी चल रहे, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप के फॉर्मेशन में बन रहा है, और यहाँ पे एग्जॉशन दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक आपको ये बताया कि यहाँ पर अगर ये स्टॉक 3 देखो वेट भी करना जरूरी है। 4 दिन क्लोज होने में इस कैंडल, ये जो मंथली कैंडल है इसको 4 दिन बाकी है क्लोज होने में। अगर ये ऐसे ही रेड में क्लोज हो जाती है या फिर थोड़ी नीचे क्लोज हो जाती है, ये कौन सा हिंडाल्को का चार्ट है, 443 के आसपास अगर ये क्लोज हो जाता है, तो मैं मान के चलूंगा मैं इसके अंदर इंट्राडे बेसिस पे या फिर पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये मैं मेरा भी बता रहा हूँ। हिंदुस्तान कॉपर अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मेशन पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मेरे लिए लोअर हाई इंपॉर्टेंट। ये देखो हिंदुस्तान जिंक, इस लेवल के आसपास जब भी भाव आ रहा है, यहाँ से एग्जॉशन आ रहा है, सेलर हैवी हो रहा है। ये रही मेरी मंथली अगस्त की, जिस दिन, और इससे प्रीवियस मंथ की एक देखो आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार, ऑलमोस्ट इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन दिख रहा है, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन। इसका मतलब इस लेवल के आसपास जब भी आता है भाव, तो उसमें कम से कम सेलर हैवी हो जाता है। तो मैं आपको एक और दूसरा स्टॉक बता रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक। अगर ये 4 दिन के बाद इसकी मंथली कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है रेड में, तो इसका लो ब्रेक होते ही मैं इसके अंदर भी शॉर्ट की पोजीशन बना लूंगा। जिंदाल स्टील, ये भी नेगेटिव दिख रहा है लेकिन फॉर्मेशन थोड़ा पॉजिटिव है, तो मैं इसका इग्नोर करके चलूंगा। ठीक है, व्हाट अबाउट जेएसएल, तो पूरा प्राइस फॉर्मेशन पूरा पॉजिटिव है, तो इसको अपन इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप के आसपास चल रहा है और मंथली कैंडल देखो पूरी रिवर्सल के आसपास है, तो इसको भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को अगर प्रेफरेंस पूछोगे तो मेरे हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक रहेंगे। ठीक है ना, आप उस चीज को समझिए कि मैं वही स्टॉक क्यों ले रहा हूं एज कंपेयर टू दूसरे। ये एमओआईएल करके भी स्टॉक आया, मैं इसको क्यों नहीं शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ऑलमोस्ट लोअर हाई का उसने फॉर्मेशन बना और ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। तीसरा स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम की यहाँ पर आप एक देख लो, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 50 डे 200 डे के ऊपर है, लेकिन क्या हुआ, इसने कंजेशन जोन का भी ब्रेकआउट दिया, तो इस स्टॉक को मैं थोड़ा इग्नोर करके चलूंगा। उसके बाद रत्ना नहीं होगा, इसको मैं इग्नोर करूंगा। मैं उन स्टॉक पे ज्यादा फोकस रहता हूँ जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, थोड़ा एफएनओ में रहते, तो उसमें क्या थोड़ा अपने अभी इंटरेस्ट आ जाता है, फ्यूचर और पुट में पोजीशन बनाई जाए। सेल में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेल में इसको शॉर्ट करूंगा। तो 3 स्टॉक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और सेल की पुट की उसकी पुट में और फ्यूचर को शॉर्ट करने में मेरी नजर में रहेगा। कब रहेगा, अगर इस महीने की 31 तारीख तक ये कैंडल मुझे रेड दिख गई या फिर और नीचे आती है, तो इसी का लो टूटते मैं यहाँ पर शॉर्टिंग करना पोजीशन शुरू कर दूंगा। यहाँ पर आप देखो सेल का प्राइस देखो, कंटिन्यूसली एक हाई यहाँ पे मारा था और अभी साइडवेज पड़ा हुआ है स्टॉक, और इसकी मंथली कैंडल बहुत ही रेड बनी और ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो अगर यहाँ से शॉर्टिंग करने का मौका मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। मेरा टारगेट जो रहेगा इसका
सॉरी गाइस फॉर डिस्टरबेंस, वापस अपन कनेक्ट कर चुके, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के थ्रू ये थोड़ा इशू आया था, ठीक है ना। तो आपको एक और चीज बात समझ में आ गई, जो आज अपन ने 3 स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया, उसका व्यू सिंपल था। मैंने देखा यहाँ से मेरा निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी का चार्ट आपको इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप मंथली कैंडल देखोगे रेड बन रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। प्राइस एक्शन देखो, पूरा व्यू तो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं बोलता कि यहाँ से बैंक निफ्टी पूरा क्रैश हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इतना बढ़ चुका है, रेड कैंडल दिख रही है, मंथली कैंडल थोड़ी रेड में आ चुकी है, ठीक है ना। और 4 दिन में अगर थोड़ा प्राइस एक्शन साइडवेज भी हो जाता है या फिर थोड़ा गेन आ जाता है, तो भी मेरे को लगता है अगर यहाँ से अगर मैं शॉर्टिंग का सोचूंगा, थोड़ा सा एक व्यू लेकर टारगेट करके चलेंगे कि ये सेक्टर में मेरा व्यू थोड़ा शॉर्ट का अगर मैं सोचूंगा, तो उसका मेरे को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा आप अपने पास बहुत ही सेक्टर है, अगर आप चाहो तो अपने इंडेक्स बेसिस पे आप इंडेक्सेस को चेकआउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी और हर एक कैंडल है वो ऑलमोस्ट रेड बनने के जितने स्टॉक सेक्टर्स अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और एक और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ पर एक और सेक्टर के बारे में आज थोड़ा देखना चाहूंगा, और मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, मैं जिस सेक्टर के बारे में आपको बात बता रहा हूँ उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मूव आए वो नीचे की साइड में आए। मेरा जो नेक्स्ट सेक्टर जो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, एक ओवरव्यू दे देता हूँ, वो होगा थोड़ा एनर्जी वाइज। एनर्जी वाइज मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से वीक हो सकती है, ठीक है ना। उसका रीजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे निफ्टी एनर्जी या फिर निफ्टी ऑयल का चार्ट आप देखोगे, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बन रही है और ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास में। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इनके कुछ स्टॉक को टारगेट किया जाए जो थोड़ा यहाँ पर वीक दिख रहे हैं, उनको मैं शॉर्टिंग की पोजीशन बनाऊंगा। उसमें भी मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ यहाँ पे। अडानी को अपन अपन ने ऑलरेडी नो कि अपन न्यूज बेस्ड स्टॉक है तो इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। बीपीसीएल का आपका काउंटर यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट मंथली कैंडल, यहाँ पे आपको एक रेट दिख रही है, तो मेरा अगर इसका प्रीवियस मंथ का लो अगर जैसे इंट्राडे में टूटेगा, मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाने का सोचूंगा और मेरा व्यू थोड़ा मंथली होगा, स्विंग का होगा। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको कोई भी चीज स्टॉक में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ऊपर से ओवरव्यू कि मेरी इसमें पोजीशन बन सकती है, ये मेरा व्यू है। तो बीपीसीएल एक ऐसा स्टॉक हो सकता है। दूसरा मेरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लगभग अपने प्रीवियस कंजेशन जोन के हाई के आसपास ही चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां से अगर मार्केट गिरता है और निफ्टी एनर्जी गिरता है, तो मैं यहाँ पे आईयूसी को भी एक शॉर्ट की पोजीशन सोचूंगा। एनटीपीसी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, प्राइस स्ट्रक्चर पूरा पॉजिटिव है। ओएनजीसी लगभग एग्जॉशन के पास आया, बट मैं इसमें वेट एंड वॉच करूंगा। उसके अलावा आप ऑलमोस्ट देखो तो बाकी अपन ने स्टॉक है यहाँ पे, तो अपन ने इतने 2 3 4 6 आज स्टॉक के बारे में बात की हुई है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। अब से मैं आपको एक और चीज प्रॉमिस करता हूँ, स्पाइडर सॉफ्ट के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया, हम पहले मैं आई थिंक मेरा मेडिकल में लीव पे था, बट अब कोशिश करेंगे लाइव ट्रेडिंग में खुद अब आने वाला हूँ, लाइव ट्रेडिंग करवाने कोशिश करेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को लाइव ट्रेडिंग को। उसके साथ साथ में आप सेक्टरल आउटपुट में भी बात की जाए कि ये सेक्टर वीक लग रहा है, इस स्टॉक के अंदर शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई जाए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों पे अब अपना आप आने वाले टाइम से आपको डिस्कशन होगा, आपको रेगुलरली अपडेट किया जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। सो बैक टू यू। करेक्ट। और ये मेरा मोबाइल नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो। अब से वैसे हम तो रेगुलरली आएंगे, स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अपन सेक्टरल व्यू पे भी बात करेंगे, स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे। अब तो लाइव ट्रेडिंग आप समझ जाना कि आपसे स्पाइडर में होने ही वाली है, ठीक है। बट क्या होता है, आप एक चीज ध्यान रखिए, सेबी के रेगुलेशंस होते तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप बाय सेल करो, लेकिन हम आपको एजुकेट कर सकते हैं कि इस लेवल पे हम व्यू बना रहे नेगेटिव का, तो आपको हेल्प कर सकता है कि आप भी उस चीज को करें, ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मोबाइल नंबर है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। माय नेम इज जैनित, जैनित चौबीसा, यू कैन कांटेक्ट मी, ओके।